हाँ बच्चों, जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हेलो बच्चों, जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो हो तो हम उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब उस एक्सिस के अबाउट हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर सकते हैं। इस बात पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इस बात पे बहुत सारे सवाल आते हैं और चलिए उन सबको मैं क्या करके देखते भी। तो सुनिएगा, जैसे मैं फिर से इस स्टेटमेंट को बार रिपीट करता हूँ। अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो उस एक्सिस के अबाउट आपका dl बाई dt जीरो है। इस बात का मतलब ये हुआ कि उस एक्सिस के अबाउट आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है। इस बात का मतलब है कि उस एक्सिस के अबाउट आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो, उस एक्सिस के अबाउट इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर आएगा। ठीक है, मैं इसके ऐसे छोटे छोटे 2-4 एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर ये कोई बालक है और इसने बड़ा अपने दोनों हाथों से ऐसे बाहर निकाल रखे और कुछ भारी मासेस पकड़ रखे हैं, भारी मास पकड़ रखे हैं ऐसे, ठीक, बड़े बड़े मास पकड़ रखे हैं। और ये बालक जो है ये इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है। मैं कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ mg और नॉर्मल कंसिडर कर रहा हूँ। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि इस एक्सिस के अबाउट दोनों का ही टॉर्क जीरो आएगा, वहीं से तो पास हो रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस कैन बी कंजर्व्ड। अगर ये बालक धीरे 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 दोनों मासेस को अगर नज़दीक लाएगा तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये बालक है और अगर दोनों हाथों को अगर वो ऐसे नज़दीक ले आया तो इस एक्सिस के अबाउट आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि जैसे मासेस नज़दीक लेके आएगा वैसे ही मास एक्सिस के नज़दीक आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो घटेगा। एंड एज वी नो इट वेरी वेल कि एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली आई इनटू ओमेगा। पहले हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, बाद में जैसे मासेस को नज़दीक लेके आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। मासेस को नज़दीक लेके आओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घट जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मासेस को जैसे वो अंदर लेके आ रहा है तो उस केस में पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है जिसका टॉर्क हो। इस पार्टिकल पर जो नीचे की तरफ mg लग रहे हैं वो एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस के पैरेलल अगर कोई फोर्स होता है उसका कोई टॉर्क नहीं आता। जो ज़मीन का नॉर्मल है वो एक्सिस से ही पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी जीरो आएगा। और अगर टॉर्क जीरो है इट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। व्हेन आई से कि I इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट आई मीन दैट कि इसका मतलब अगर मासेस को नज़दीक लाने से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटता है तो ऑफ कोर्स ओमेगा बढ़ेगा। तो जैसे ही मासेस को नज़दीक लेके आएगा इस बालक का ओमेगा बढ़ जाएगा। और उस ओमेगा को हम रिलेट भी कर सकते हैं कि इनिशियल ओमेगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी इक्वल टू फाइनल ओमेगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात और, कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, तो मैं बोलूँगा बेटा दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब I तो आपका घट गया है, ओमेगा बढ़ गया है, प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ उसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि बेसिकली इट कैन बी रिटन एज L स्क्वायर अपॉन 2I। तो आप कह सकते हो कि नज़दीक लाने से ऑफ कोर्स 2 तो चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मासेस को नज़दीक लाने से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो घटेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बालक की बढ़ेगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू I ओमेगा इंटू I ओमेगा तो एंगुलर मोमेंटम है, भले ही I घटा हो ओमेगा बढ़ा हो लेकिन I इंटू ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो तो वैसे का वैसा रहा होगा। तो हाफ कांस्टेंट
आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट, लेकिन हम जानते हैं कि हाथों को अंदर लाने से आई घटा तो ओमेगा बढ़ा, तो ये वाली टर्म बढ़ गई, ये कांस्टेंट ये बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इस तरह से अगर आप हाथ नज़दीक लेके आ रहे हो तो ऐसे केस में आपका आई घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक। ऐसे ही मैं अगर आपको एक एग्जांपल और लूँ, हालांकि बहुत ही ऐसे हाइपोथेटिकल सा एग्जाम्पल है, बट सुन सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ मास m, रेडियस r, और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और अर्थ का ओमेगा अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का आप लोग जानते हो बेटा, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई 24, ऊपर रेडियन पर आवर्स। अपनी एक्सिस के अबाउट जो अर्थ घूमती है बेटा उसका ओमेगा आप लोग जानते हो, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई 24 आवर्स। पूरा चक्कर काटने में 24 घंटे लगते ही हैं। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि इंटरनल फोर्सेस के कारण अर्थ ऐसे श्रिंक कर जाए, इंटरनल फोर्सेस के कारण अर्थ इस तरह से श्रिंक कर जाए, अर्थ इस तरह से श्रिंक कर जाए, मास वही रहेगा, बस श्रिंक हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई होगी, और श्रिंक होकर नया सॉलिड स्फीयर बन गया, मास m है, रेडियस r/2 हो गया। तो बताओ कि नया वाला ओमेगा क्या होगा या फिर नया वाला टाइम पीरियड क्या होगा। बड़े आराम से सोच सकते हैं हम ऐसे कहेंगे कि ऑफ कोर्स ये सारे के सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो टॉर्क है वो भी इंटरनल है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है, तो हम बड़े आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बड़ा याद है ना, आई इंटू ओमेगा। कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई इंटू ओमेगा। इसका आई आएगा 2/5 mr² इंटू इसका ओमेगा शुड बी इक्वल टू इसका आई होगा 2/5, सॉरी बेटा मास कैपिटल M है, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 वही कैपिटल M, लेकिन रेडियस r नहीं है बेटा, r/2 का होल स्क्वायर इंटू नया वाला ओमेगा, 2/5 m से m कैंसिल, r² कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी जो पहले अर्थ की थी उसकी 4 गुना ज़्यादा है। चाहो तो बड़ा नया वाला टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर ओमेगा अगर 4 गुना हो गया तो टाइम पीरियड 1/4 हो गया है, तो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज नॉट 24 आवर्स, दैट इज 24/4, दैट इज 6 आवर्स। तो नया जो टाइम पीरियड आएगा अर्थ का, दैट विल बी 6 आवर्स, डे विल बी 6 आवर्स लॉन्ग इफ रेडियस हैज बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल। ठीक है, नॉट ए प्रैक्टिकल सिचुएशन, जस्ट ए प्रॉब्लम है ना, सिर्फ और सिर्फ सवाल है बेटा, ज़्यादा सीरियसली इसको लेना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए बच्चों, हम थोड़े और टफ सवाल सोच सकते हैं, थोड़ी और टफ बातें सोच सकते हैं। एंड सुनिएगा, ठीक है, मैं एक पहले सवाल से ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा बेटा, आराम आराम से उनको सुनना, और सवाल के अंदर मेरे पास डिस्कस करने लायक बहुत सारी बातें होंगी। हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो सिर्फ एक लाइन की हो, मैं उसके अलावा और खूब सारी बातें करूं। तो अगेन सबका एम चीज़ों को सिखाना ही है, समझाना ही है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक स्मूथ हिंज है। इस स्मूथ हिंज के साथ ये एक कैपिटल M मास की L लेंथ की रॉड है, कैपिटल M मास की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और ये एक स्मॉल m मास के दूसरा पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से आता है।
u वेलोसिटी से आता है आता है आता है, इस रॉड पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये पार्टिकल आता है आता है आता है, टकराता है, टकराने के बाद ये जो पार्टिकल है ये रुक जाता है, इट स्ट्राइक एंड स्टॉप्स, आएगा टकराएगा और रुक जाएगा। लेकिन जैसे ये पार्टिकल आकर टकरा कर रुकेगा उसके बाद आपकी रॉड घूमने लग जाएगी, रॉड घूमने लग जाएगी। ठीक, सिचुएशन शायद आपको समझ में आ गई होगी। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेटा यहाँ से हिंज है, पार्टिकल आया 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 टकराया, जैसे आकर टकराया पार्टिकल तो रुक गया और रॉड फिर ऐसे घूमने लग गई। ये कहानी है। ठीक, खूब सारे सवाल हैं, मैं पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ, वो मेन सवाल है। बाद में तो बड़ा सवाल है कि ठीक है कुछ पार्ट्स हैं जो हो सकता है कि मेरे इतने काम के ना हो, बट सुनिए। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। बिल्कुल आराम से सोचते हैं, बढ़िया से सोचते हैं, आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा आप तो सीख जाओ। लेकिन पहला सवाल है, मैं तो बेटा बिल्कुल शुरुआत से सारी की सारी बातें बता रहा हूं। जैसे ही इस रॉड पर देखना बेटा, ये m मास का पार्टिकल आकर टकराया, वैसे ही पार्टिकल रॉड पर इस तरफ एक तगड़ा इंपल्सिव फोर्स लगाएगा। कोलिजन का फोर्स अक्सर इंपल्सिव होता है, तो रॉड भी इस पार्टिकल पर पीछे की तरफ एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगी। उस इंपल्स की वैल्यू मान लेते हैं कि रॉड पर सामने की तरफ लगी है J1 और इस पर पीछे की तरफ लगी है लेट्स से J1। फेयर इनफ, फेयर इनफ। जैसे ही इस रॉड पर सामने की तरफ J1 इंपल्स लगा, वैसे ही ऑफ कोर्स रॉड का ये वाला जो हिस्सा होगा ये भी कहीं ना कहीं जाना चाहेगा। इस बात को आप हल्का फुल्का तो समझ ही सकते हो कि अगर मैंने इस पॉइंट पर कोई झटका लगा ऐसे आगे की तरफ, जैसे झटका लगेगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी ऐसे पीछे जाने की। उस कारण से ये जो हिंज है ये भी कोई ना कोई इंपल्स लगा सकती है, पता नहीं किस तरफ लगाएगी। फिर भी चलिए ऐसा मान लेता हूँ कि ये हिंज इस एंड पर कोई ना कोई इंपल्स लगा दे कि लेट्स से दैट इंपल्स इज J2। तो जैसे ही रॉड पर इस पार्टिकल ने आकर टक्कर मारी तो ये वाला पॉइंट भी मूव करना चाहेगा और ये वाला पॉइंट मूव करना चाहेगा, तो हिंज रॉड पर इस तरफ कोई ना कोई इंपल्स लगा देगी। दैट इंपल्स इज लेट्स से J2। ठीक है, तो इतनी सारी कहानी है। अब सबसे पहली बात, जैसे टक्कर होती दिमाग में सबसे पहले आती है कि चलो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, सोचते हैं कि मोमेंटम कंजर्व कर सकते नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर अकेले पार्टिकल का मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि इस पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लगाए तगड़ा और ये सर इसका इंपल्स लगाए तो सर इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। क्या रॉड का कंजर्व हो सकता है? नहीं, रॉड पर तो दो फोर्स लगे हैं, पार्टिकल ने रॉड पर फोर्स लगाया आगे और हिंज ने भी कोई ना कोई फोर्स तो लगाया होगा, तो नहीं हो सकता। तो सर क्या मैं पार्टिकल प्लस रॉड का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दूं? नहीं बेटा, क्योंकि पार्टिकल और रॉड का अगर तुम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना चाहोगे तो ये वाला फोर्स तो आपका इंटरनल हो जाएगा, लेकिन जो हिंज फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें बेटा, तो एक ही चारा बचता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। ये नई चीज सीखी सर, वो एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते थे अपन लोग, वो कर दें? नहीं बेटा, ऐसे गुस्ताखी तो हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर तो एक कोलिजन है जिसका पता ही नहीं है कि वो है ना क्या कहते हैं बेटा, वो इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है, नहीं पता मेरे को, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक चारा बचा, कौन सा? कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। अब सुनना, पहला सवाल है बेटा ढंग का, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं, तो थोड़ी मेरी बकवास तो आपको सुननी ही पड़ेगी। सुनिएगा, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस पर फोर्स लगाए आगे तो उसका टॉर्क आएगा, वही फोर्स इस पर लगाए तो उसका टॉर्क भी आएगा। ना मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, ना मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। देखना, तो मेरे बच्चों ने कहा सर यहाँ से कर लो, चलो चेक करता हूँ। रॉड का प्लस पार्टिकल का, रॉड का प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूं। रॉड ने पार्टिकल पर जो फोर्स लगाया उसका टॉर्क आएगा ऐसे,
पार्टिकल ने रॉड पर जो फोर्स लगाया उसका उतना ही टॉर्क आएगा, ऐसे दोनों विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो सिस्टम पर बेटा टॉर्क क्या आ गया, 0। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर आप ये वाला फोर्स तो भूल ही गए, जो हिंज ने लगाया है सर, फिर अब उसका टॉर्क आ जाएगा। अरे यार उसका टॉर्क आ जाएगा तो फिर तो बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही नहीं है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ से मत करो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यहाँ से कर दो। क्यों बेटा, यहाँ से क्या फायदा है, देखना यहां से अगर देखूंगा तो रॉड ने पार्टिकल पर फोर्स लगाया पीछे, उस फोर्स का एंगुलर, उस फोर्स का टॉर्क आएगा ऐसे। वही फोर्स पार्टिकल ने रॉड पर लगाया आगे, उसका टॉर्क आएगा ऐसे। दैट फोर्स, दैट टॉर्क विल बी इक्वल एंड अपोजिट। और ये जो हिंज फोर्स है उसका टॉर्क तो बड़ा यहां से क्या आएगा, 0। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां से, क्योंकि यहां से इन दोनों ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया उसके जो टॉर्क आए वो तो इक्वल एंड अपोजिट आ गए, और जो हिंज फोर्स का जो टॉर्क आ सकता था वो यहां से 0 आ गया, क्योंकि हम तो यहीं से टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन अप्लाई AMC ऑन सिस्टम, AMC मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सिस्टम अबाउट हिंज। अब मैंने इतनी डिटेल में इस बात को बताया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कल को जब भी हिंज वाला सवाल आए तो आप सीधे ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, वो भी किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। अपन को आदत पड़ जाएगी बेटा, फिर तो हम कर लेंगे। आई होप दैट्स ओके। चलिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, वेक्टर है डायरेक्शन के साथ। हिंज के अबाउट लिखना है, पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी u है, यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम याद है ना अपन कैसे लिखते थे, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखते थे मास इनटू वेलोसिटी, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगुलर मोमेंटम आ गया है ऐसे। पार्टिकल के पास वेलोसिटी बेटा u है, ऐसे पूरा घुमा दो, ऐसे मतलब बेटा कैसे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज योर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस इस रॉड की इनिशियल कितनी है, आप बोलोगे सर रॉड तो रेस्ट पे 0, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल लिखते हैं, अभी लिखते हैं। ये जो m मास का पार्टिकल है ये सवाल के हिसाब से आता है, टकराता है और रुक जाता है। रुक जाता है मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आती है, 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी 0। लेकिन रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, लेकिन सर रॉड तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। बड़ा प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या, बच्चे बोलेंगे हाँ सर, जैसे ही टक्कर हुई रॉड घूमने लग जाएगी ऐसे, रॉड पर जैसे ही तगड़ा फोर्स लगाई रॉड घूमने लग जाएगी ऐसे, और उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा, कितना आएगा बेटा, I इंटू ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो तो इस एक्सिस के अबाउट I लिखो, इस एक्सिस के अबाउट मेरे बच्चे बोलेंगे सर ml²/3। सॉरी बेटा, रॉड का मास तो कैपिटल M दे रखा है, कैपिटल ml²/3 इंटू ओमेगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर जो डायरेक्शन ओमेगा की वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। ओमेगा है ऐसे, ऐसे मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियल भी एंटी क्लॉकवाइज, फाइनल भी एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही कर रहे हैं। L से आपका L गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई है 3mu अपॉन कैपिटल M, 3mu अपॉन कैपिटल M। ये हमारा आंसर आ गया, बढ़िया आंसर आ गया। मेन तो ये आंसर लाना था, बाकी तो अपन धीरे धीरे सब देख लेंगे, बाकी तो अपन सब देख लेंगे। आगे वाले जितने भी सवाल हैं उनका रोटेशन मोशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपका हल्का फुल्का रिवीजन हो जाएगा। इसी बहाने बेटा 2-3 सवाल और पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा डायग्राम बनाया है, इतनी सारी बातें सीखी अपन ने, तो 2-4 सवाल और देख लो इसमें। अगला सवाल, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद करो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला था, मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखना, इस पॉइंट से टक्कर हो रही है और पार्टिकल आ रहा है u वेलोसिटी से u, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो होगी u। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो गई है 0, और जिस पॉइंट से टक्कर हुई थी वो इस तरफ भाग रहा है। अरे कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, ओमेगा एल से, ओमेगा एल से। तो बोल दो,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ओमेगा इंटू एल, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, वो ओमेगा एल से भाग रहा है और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कितनी, आंसर आ गया 3m अपॉन कैपिटल एम। ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, फाइंड impulse of the force between particle and rod। पार्टिकल और रॉड के बीच में जो फोर्स लगा है उसका इंपल्स बताओ। इंपल्स बेटा वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। बेटा याद करो, ये वाला इंपल्स पूछा है J1। अगर ये इंपल्स पूछा गया तो जब भी इंपल्स पूछते, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूले हो, थोड़े दिन पहले तो पढ़ा था, हम लोग IMT लगा देते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सर किस पे लगाओ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? रॉड पर तो बेटा दो इंपल्स हैं, J1 और J2। एक तो पार्टिकल ने जो झटका लगाया उसका, और जो रॉड ने जो झटका लगाया उसका। तो इस पर दो इंपल्स हैं, इस पे लगा दो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। किस पे? पार्टिकल पे। तो IMT लगा दो ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर IMT लगा दो। तो IMT लगाने के लिए एक साइड को प्लस एक साइड को माइनस, तो बेटा मैं इस तरफ प्लस बोल रहा हूँ और इस तरफ माइनस। तो इम्पल्स लगाए J1, सॉरी बेटा माइनस J1, क्योंकि लेफ्ट में माइनस, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली बेटा आपका पार्टिकल का मास हो गया, सॉरी वेलोसिटी हो गया 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी है u, तो J1 की वैल्यू आ गई है mu। ये आ गया आपका इंपल्स। सर मैंने प्लस माइनस का ध्यान न रखा होता तो हो सकता बेटा तेरा आंसर माइनस mu आता। बेटा माइनस का आंसर तुम समझिएगा कि सर इधर मान लो। तो ये आपका इंपल्स है, कौन से फोर्स का? जो पार्टिकल के और रॉड के बीच में जो फोर्स था उसका इंपल्स है। अगला सवाल, फाइंड इंपल्स बाय हिंज। हिंज ने जो इंपल्स लगाया है J2 वो बताओ। फाइंड इंपल्स बाय हिंज एट द टाइम when particle strikes the rod। जिस टाइम पर पार्टिकल रॉड से स्ट्राइक करेगा उस टाइम पर रॉड ने इस हिंज ने कितना इंपल्स लगाया। तो इसके लिए पार्टिकल पर IMT लगाने से तो फायदा है नहीं, किस पे लगानी पड़ेगी? रॉड पे। करते हैं कोशिश, कुछ न कुछ तो होगा। तो मैं लगा रहा हूं IMT ऑन रॉड। चलिए बेटा मैं थोड़ा डायग्राम नया बना लूँ, मैं थोड़ा डायग्राम नया बना लेता हूँ। हो सकता है कि आप लोग IMT वगैरह लगाना भूल गए हो, इसलिए थोड़ा डिटेल बता देते हैं। तो सुनिए, हाँ ये आपकी हिंज, ये आपकी रॉड। हिंज ने सामने की तरफ इंपल्स लगाया है J2, पार्टिकल ने सामने की तरफ इंपल्स लगाया है J1 जिसकी वैल्यू mu है, जिसकी वैल्यू mu है। और इसके कारण रॉड के पास सामने की तरफ ओमेगा आ गया। चिंता मत करो, समझ आएगा। तो इस रॉड पर कुल मिलाकर दो इंपल्स लगे इस तरफ, और वो है J1 प्लस J2, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। J1 है mu, J2 है 0, दैट इज फाइनल मोमेंटम। इतनी बड़ी रोड है यार, हर पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी अलग अलग है, तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखूं? तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम जब भी बॉडी बड़ी होती है तो हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियली तो रॉड रेस्ट पे थी, सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूं? बड़ा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे ख्याल से तो आएगा ओमेगा इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2। ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई है। ओमेगा एल कितना आया था बेटा? मेरे ख्याल से ओमेगा इंटू एल आया था 3mu अपॉन कैपिटल एम। एक बार चेक करना बेटा, ओमेगा एल बेटा अपन ने शायद निकाला था। ओमेगा बेटा कितना आया था? यही आया बेटा,
अपॉन 2। ओमेगा एल बेटा मेरे ख्याल से तो आपके पास आया होगा 3mu अपॉन कैपिटल एम। अब ठीक है ना, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई है 3mu अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल एम। तो हम कह सकते हैं mu प्लस, अरे बेटा J2 तो मेरे को निकालना है, हिंज ने कितना इंपल्स निकाला बेटा J2, हमारे पास आ गया mu प्लस हिंज ने कितना इंपल्स निकाला, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा एल बाई 2, ओमेगा इंटू एल की वैल्यू आई थी 3mu अपॉन कैपिटल एम, तो दैट इज 3mu अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल एम माइनस 0। मेरे पास J2 की वैल्यू आ गई है, दैट इज mu बाई 2 आ गई क्या, ओह सॉरी, स्मॉल mu बाई 2, 3mu बाई 2 माइनस mu, दैट इज mu बाई 2। ये बढ़िया आंसर, बड़ा अच्छा आंसर है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हिंज ने कितना इंपल्स लगाया, वो मानते हैं कि रॉड पे लगाया है, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि सर हिंज ने इंपल्स लगाया रॉड प्लस पार्टिकल पे, सर उससे भी आंसर आ सकता है क्या? कोशिश करते हैं, इसी बहाने कुछ सीखेंगे यार, है ना। तो चलिए एक छोटी सी चीज़ और सिखाता हूँ। हमारा आंसर आ चुका है, हम सारा काम कर चुके हैं बेटा, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। अप्लाई IMT ऑन रॉड प्लस पार्टिकल। रॉड पर मत लगाओ बेटा, रॉड प्लस पार्टिकल पे। ये रही आपकी हिंज, ये रहा आपका रॉड, और ये रहा आपका पार्टिकल। पार्टिकल के पास सामने की तरफ इस तरफ वेलोसिटी थी u। अब जो रॉड ने पार्टिकल पे, सॉरी पार्टिकल ने रॉड पे और रॉड ने पार्टिकल पर जो इंपल्स लगाया वो तो इंटरनल हो गया, क्योंकि अब IMT रॉड पे नहीं लगा रहे हो, रॉड प्लस पार्टिकल पे लगा रहे हो, तो वो J1 दिखाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल इंपल्स सिर्फ और सिर्फ एक आया है जो हिंज ने लगाया है J2, और उसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही J2 लग गया और उसके बाद वैसे ही बड़ा आपका पार्टिकल तो आ गया रेस्ट पे, और ये सारा अरेंजमेंट घूमने लग गया ओमेगा से, और सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है ओमेगा इंटू एल बाई 2। ओमेगा की वैल्यू हम लोग पहले से जानते ही थे, तो दैट इज 3mu अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल। सर ये J1 क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि बेटा इस बार मैं IMT और रॉड पे नहीं लगा रहा, मैं रॉड प्लस पार्टिकल पे लगा रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा कि मैं रॉड प्लस पार्टिकल पे लगाऊंगा तो आपका जो J1 था वो तो इंटरनल हो गया। मत लिखो, कोई जिद कर ले कैसे मैं तो लिखूंगा, तो लिख ले बेटा, एक बार एक जने पर J1 इधर, एक जने पर J1 इधर, तो एक बार प्लस J1 एक बार माइनस J1, निपट जाएगा वो तो इस तरफ इकलौता इंपल्स है J2, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल में रॉड के पास कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज 3mu अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल M, प्लस फाइनली पार्टिकल के पास मोमेंटम कितना है 0, माइनस इनिशियली रॉड के पास कितना है 0, मूव ही नहीं कर रही, पार्टिकल के पास कितना है M, और कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया दैट इज mu बाई 2। या क्या हमारा इंपल्स, या क्या दैट इज mu बाई 2। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाओ। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि इस सवाल के अंदर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा शुरुआत वाला ही था कि हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो था, बाकी तो ठीक है बेटा, ये रिपीटेशन था, लेकिन मुझे लगा कि इस बहाने में आपका हल्का फुल्का IMT रिवाइज करा दो, है ना। हो भी क्या होगा, आगे चलिए। डोंट एक्सपेक्ट सो मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस इन JEE एडवांस, ओके। ऐसा नहीं कि जितने पार्ट मैंने पूछे उतने पूछेंगे, कोई कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो 2 पार्ट पूछ लेंगे बेटा, ज़्यादा 3 पार्ट पूछ लेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि यार एक बार डायग्राम बना ले तो जितनी बातें पूछ सकता हूँ उतनी पूछ लूँ। डायग्राम बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, बातें डिस्कस करने में टाइम कम लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं, एक और करें ऐसा। चलिए बच्चों, एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस बार अपन लोग है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तक ही सीमित रखेंगे, बाकी और बातें नहीं करेंगे, ठीक।
हाँ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये हिंज है, स्मूथ हिंज। ये आपके पास बड़ा एक रॉड है, कैपिटल एम मास की, एल लेंथ की, यूनिफॉर्म रॉड है और ये एक एम मास का पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से आता है। इस रॉड को मेरे बच्चे ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक एंड स्टिक। बेटा स्ट्राइक एंड स्टिक मतलब आता है टकराता है और चिपक जाता है। आकर टकराकर अगर चिपक गया है, इट मीन्स दैट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड स्मॉल ई शुड बी इक्वल टू 0। स्मॉल ई इक्वल्स टू 0, स्मॉल ई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस, इस स्मूथ सरफेस पर एक स्मूथ हिंज, इससे कैपिटल एम मास की, एल लेंथ की रॉड, और यहाँ पर एक एम मास का पार्टिकल यू वेलोसिटी से आता है, टकराता है, इस कोने पर टकराता है और चिपक जाता है। स्ट्राइक एंड स्टिक, स्ट्राइक एंड स्टिक ऑब्वियसली मीन्स E इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब क्या हुआ, सवाल ये है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो निकालनी। कॉलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो निकालनी। निकालेंगे बेटा, बिल्कुल निकालेंगे। कॉलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए ये आपकी स्मूथ रॉड, सो बेटा स्मूथ हिंज, इसके बाद ये एक एम मास का पार्टिकल यहाँ पर आकर टकरा कर चिपक गया और ये ओमेगा से घूमने लग गया। ऑफ कोर्स जब ये एम मास का पार्टिकल आकर टकरा कर चिपका होगा तो इस रॉड पर सामने की तरफ तगड़ा फोर्स लगा होगा, वही तगड़ा फोर्स इस स्मॉल एम पर पीछे लगा होगा, उसके कारण रॉड पर इंपल्स लगा होगा आगे, वही इंपल्स पार्टिकल पर लगा होगा पीछे, और साथ ही साथ इस हिंज का भी कोई ना कोई इंपल्स तो रहा होगा, आई डोंट नो, मैंने उसको J2 लिख दिया। क्या मैं इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? मेरे बच्चे बोले ना सर, इस पर इंपल्स लगा है पीछे। क्या मैं इस रॉड का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? मेरे बच्चे बोले सर बिल्कुल नहीं, उस पर तो दो इंपल्स लगे हैं, J1 और J2। क्या मैं इस रॉड प्लस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? मेरे बच्चे से बिल्कुल नहीं। ये J1 आपका भले ही इंटरनल फोर्स आ जाएगा, इंटरनल फोर्स का इंपल्स आ जाएगा, लेकिन J2 एक्सटर्नल है। J2 किसने लगाया? हिंज ने। अगर हिंज ना होता तो फिर भी कर लेते आप। तो सर फिर क्या करें? बड़ा वही काम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सर किसका और किसके अबाउट है? मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, आपको शायद याद ही हो गया होगा। पूरे सिस्टम का करना है, जिस कारण से क्या होगा कि जो फोर्स इस पर लगा है और जो फोर्स इस पर लगा हुआ है, उनके जो टॉर्क होंगे वो हर एक्सिस के अबाउट इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, तो टॉर्क तो हो जाएगा कैंसिल। और इस हिंज फोर्स का जो टॉर्क है वो जीरो हो पाए, इसलिए जानबूझ के हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे यहां से। कहां से? हिंज से। इसे तो हमने याद ही कर लिया था कि जब भी कोई बॉडी हिंज्ड होगी तो हम उस पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। कहां से? हिंज से। तो सुनिए बेटा, अप्लाई AMC अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। अभी करते हैं। हिंज के अबाउट इस एम मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी है u, वेलोसिटी है u ऐसे, ये इसका लाइन ऑफ मोशन यहां से अंत तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के पास आ गया है m इंटू यू इंटू एल।
डायरेक्शन क्या है, एम यू एल डायरेक्शन है ये वाली, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम। मेरे बच्चों सर रॉड का क्या है, रॉड तो रेस्ट पे है, बाद में क्या, बाद में एंगुलर मोमेंटम। बेटा बाद में ना ये रॉड और पार्टिकल तो एक ही रिजिड बॉडी हो गई है। सर कैसे एक रिजिड बॉडी हो गई है, बेटा ऐसे हो गई है कि ये पार्टिकल आकर तो रॉड से चिपक गया है, अब तो ये पार्टिकल आकर चिपक गया है तो रॉड और पार्टिकल तो एक साथ मूव कर रहे हैं, और अगर एक साथ अगर मूव कर रहे हैं तो पूरी बॉडी एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। तो सीधा लिख दो, सीधा लिख दो I इंटू ओमेगा, और ओमेगा की डायरेक्शन देखो कैसी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। I कितना होगा, I होगा रॉड का तो है ml²/3 और पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट आएगा ml², क्योंकि ये पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, l डिस्टेंस दूर है। तो मेरे बच्चे बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे कि सर पूरा लिख दो ml²/3, ये तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज से कितना होगा, ml², m मास का पार्टिकल l डिस्टेंस पे। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर अब तक तो आप पार्टिकल का ऐसा नहीं लिखते थे कि उसका भी I इंटू ओमेगा, आज लिख रहे हो सर आप। बेटा आज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब ये जो पार्टिकल है ये अलग नहीं है, ये पार्टिकल आकर रॉड से चिपक गया तो पार्टिकल भी इस रॉड का हिस्सा बन चुका है, और पार्टिकल अगर रॉड का हिस्सा बन चुका है तो सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कोई बच्चा जिद कर ले कि ना सर मैं ना लिखूंगा, मैं तो सर पार्टिकल का वैसे लिखूंगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर मेरा आंसर आना चाहिए। अब मेरे बच्चे अगर जिद करेंगे तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, मुझे लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखता हूँ। फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का अलग, और रॉड को तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर उसका I इंटू ओमेगा, ml²/3 इंटू ओमेगा, प्लस ये m मास का पार्टिकल इस रॉड के चिपक गया है, इसलिए इसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है, कितनी आ गई है, ओमेगा इंटू एल, m इंटू वी, वी कितना है, ओमेगा इंटू एल। इस वेलोसिटी की यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल। चेक कर लो बेटा, ml²/3 इंटू ओमेगा प्लस ml² इंटू ओमेगा, सेम सेम। ऐसे लिखो, कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो आंसर तो सेम ही आएंगे बेटा, अलग अलग कैसे जाएंगे। आपका ओमेगा बड़े आराम से आ गया है, मेरे ख्याल से बेटा मैं आंसर लिख सकता हूं, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एंड ओमेगा विल बी बेटा बताओ 3mu अपॉन कैपिटल M प्लस 3m इंटू एल, ये आपका ओमेगा। तो जस्ट टक्कर के बाद आपका ओमेगा ये हो गया। अब अगर एक बार वापस से ओमेगा आ गया ना, उसके बाद मैं वापस से आपसे J1 V1 J2 V2 सब पूछ सकता हूँ वापस से। J1 निकालना हो तो पार्टिकल पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो, पहले इसका मोमेंटम है mu, बाद में इसका है m इंटू ओमेगा इंटू एल, J1 आ जाएगा। J1 आ जाएगा तो जो हिंज ने जो इम्पल्स लगाया J2 वो भी निकाल सकते हो, लेकिन ठीक है बेटा वो रिपीटेशन ही हो जाएंगे सवालों के, है ना, तो मुझे ऐसे कोई कराने का मन नहीं है, ठीक चलेगा अपना काम। आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बेटा एक जनरल सा सवाल और उसके बाद अपन कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का बेटा तीसरा सवाल है, आराम से इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुने। तीसरी बार है बेटा सवाल, तो चीजें रिपीट ही हो रही हैं। आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक स्मूथ हिंज, ये आपके पास बड़ा ये एक स्मूथ हिंज, ये सारा का सारा अरेंजमेंट एक स्मूथ सरफेस पर पड़ा है, ठीक है ना। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। यहां से l/4 डिस्टेंस दूर एक m मास का पार्टिकल है, और एक पार्टिकल u वेलोसिटी से आता है
और रॉड को यहां से स्ट्राइक करता है बेटा, नीचे वाले पॉइंट से L/4 डिस्टेंस पर स्ट्राइक करता है। यहां से L/4 तो ऑफ कोर्स यहां से कितना बेटा 3L/4 डिस्टेंस। ठीक है, तो अच्छी सी बात है। इस टक्कर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E गिवन है, E है, मैंने ऐसे कोई इलास्टिक कोलिजन कुछ नहीं बोला, E बोल दिया। ठीक है, E की टर्म से अपना आंसर निकाल लेंगे। निकालना क्या है, सब कुछ निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड angular velocity of rod आफ्टर कोलिजन। टक्कर के बाद रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। अब देखो सुनो, जैसे ही ये पार्टिकल आया 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 टकराया, टकराते रॉड पर इंपल्स लगेगा तगड़ा, उसके कारण रॉड तो घूम जाएगी, तो जस्ट टक्कर के बाद रॉड के पास ऐसे कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, और कारण यह है कि इस m मास के पार्टिकल ने इस तरफ एक तगड़ा इंपल्स लगाया, लेट से दैट इज J1। हालांकि एक हिंज का भी इंपल्स आया होगा, लेट से J2। निकालने नहीं बेटा, ठीक है। ये जो m मास का पार्टिकल आया है, इस पर यही J1 पीछे लगा होगा। अब ये J1 कितना लगा ये तो पता नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस टक्कर के बाद इस m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी सामने होगी या पीछे होगी। तो सर क्या कह सकते हो आप, बेटा मैं एक काम करता हूं, इस m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी मान लेता हूं इस तरफ भी। ठीक है सर, अगर J1 इतना तगड़ा लगा कि इस m मास के पार्टिकल के पास टक्कर के बाद वेलोसिटी पीछे हो गई, तो कोई बात नहीं, तुम तो इक्वेशन लिख लो, सामने की तरफ वेलोसिटी मानकर लिख लो, बिल्कुल बेझिझक लिख लो। अगर मान लो कि ये इंपल्स इतना तगड़ा हुआ कि टक्कर के बाद m मास के पास वेलोसिटी पीछे की तरफ आ गई, तो अपने आप ही आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यू डोंट हैव टू बी दैट कंसर्न्ड अबाउट दीज डायरेक्शंस, समथिंग लाइक दैट। जस्ट कॉन्फिडेंस रखो कि इक्वेशन से ही लिखनी है मेरे को, बाकी सब तो उसको बड़े आराम से फॉलो करता रहेगा, है ना। मेरी बात पर विश्वास रखो, है ना। तो चलिए, कहानी तो हम जानते हो बेटा, मैं करने वाला क्या हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज। हम पूरे के पूरे सिस्टम पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, वो भी हिंज के अबाउट। कारण क्या है मैं बार बार समझा चुका हूं, तो तीसरा सवाल है बेटा, अब मैं नहीं बोलूंगा। हिंज के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल m मास के पास पार्टिकल के पास वेलोसिटी u है, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3L/4, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा m इंटू यू इंटू 3L/4। डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। प्लस रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल। पार्टिकल के पास कितना है, मास है m, वेलोसिटी है v, और यहां से तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3L/4। वेलोसिटी है v, ऐसे यूं हाथ घुमा दो बेटा, कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो m इंटू v इंटू 3L/4 प्लस रॉड का कितना है, रॉड का ओमेगा है ऐसे, तो वो भी है एंटी क्लॉकवाइज। रॉड का हमें लिखना आता है I अबाउट हिंज इंटू ओमेगा। जिस भी एक्सेस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट I इंटू ओमेगा। I कितना है, mL²/3। सॉरी बेटा, रॉड का मास तो कैपिटल M है, कैपिटल M में दिया ना बेटा, अच्छा दिए नहीं क्या मैंने, बेटा दे रखा है mL²/3 इंटू ओमेगा। ये भी बेटा एंटी क्लॉकवाइज सारा का सारा। एक L से L गया, समझ गए बेटा इस बात को। पहली क्वेश्चन आ गई, 3mu/4 इज
3mv/4 प्लस ml/3 इंटू ओमेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। देन आप जानते हैं कि दो अननोन है, v और ओमेगा दोनों पूछे अपन से। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। सर ये तो एक ही इक्वेशन लेके बैठे हो। बड़ा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो बहुत ऑब्वियस लग रही थी हम लोगों की, ये लगेगी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा नहीं सकते क्योंकि आपका जो हिंज है उसका इंपल्स है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं सकते क्योंकि कोलिजन आपका इलास्टिक हो। मुझे क्या पता, ई की वैल्यू पता ही नहीं बेटा कितनी है। तो सर क्या करें? आप जानते हो जब भी ई गिवन होती है तो दूसरी इक्वेशन आपके पास हमेशा होती है ई की इक्वेशन। आई रियली होप यू डू रिमेंबर दैट। ई की इक्वेशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? जिस पॉइंट पर टक्कर हुई है वो पॉइंट टक्कर के बाद सामने की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज 3l/4। ये पॉइंट जा रहा है दूर ओमेगा इंटू 3l/4 से, और ये पार्टिकल पीछा कर रहा है v से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों के बीच में हो गया है ओमेगा इंटू 3l/4 से दूर जा रहे हो, ये v से पीछा कर रहा है तो -v। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। नीचे क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? ये वाला पॉइंट आपका रेस्ट पे है, ये इसकी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से? u से। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं यही छोड़ दूं बेटा? v और ओमेगा कितने अननोन? दो अननोन। उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन? दो इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, अपने आप बड़ा सॉल्व कर लेना। और जो भी इसके आंसर्स हो बड़ा प्लीज मुझे एक पिक लेकर टेलीग्राम पर सेंड कर देना, मुझे भी थोड़ा दिख जाऊँ बेटा तुम लोग सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी इसका जनरल आंसर होगा बेटा वो लिख देना सब लोग कि सर ये हमारा फाइनल जनरल आंसर आ रहा है। तो सभी लोग बेटा ये छोटी सी लीनियर इक्वेशन है, जिससे मेरे को लगे कि हाँ बेटा तुमने पूरा पूरा लेक्चर पढ़ा है, देखा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाऊँ। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना। v को एलिमिनेट करोगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को एलिमिनेट करोगे v आ जाएगा, है ना। दोनों के आंसर निकाल देना, v भी निकाल देना, ओमेगा निकाल देना। लीनियर इक्वेशन है, छोटी सी पिक लेके ग्रुप पे डाल देना यार। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलो बच्चों। नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं। ये सवाल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन इसका एक मॉडिफाइड रूप जो होगा वो आपको बेटा अपनी एक्स्ट्रा एज वाली शीट में दिख जाएगा। ठीक है, वो जब भी करो आपको दिख जाएगा। मैं उसके जैसा एक सवाल करा रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वो वाला सवाल नहीं करा रहा हूं। एग्जैक्टली अगर वो वाला सवाल कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ने हमारा सवाल खराब कर दिया, है ना, कि सर ने वही का सवाल क्लास में करा दिया, वही सवाल शीट में पूछ लेते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, आपको दिख जाएगा कि हाँ यार सर ने भी तो ऐसा सही करा रखा है। शीट के एक्स्ट्रा एज के अंदर वो वाला सवाल दिख जाएगा आपको। ठीक है, वो दिखेगा बेटा, कॉम्प्रिहेंशन दिखेगा उसके, शायद 2 या 3 पार्ट होंगे। कहानी ऐसी है, ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड, कैपिटल M मास की, L लेंथ की, यूनिफॉर्म रॉड है। ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है, ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है। ठीक है ना, बिल्कुल एक्सिस के नजदीक ऐसे 2 पार्टिकल बेटा मैंने इसके अंदर पिरो रखे, रॉड के अंदर पिरो रखे। स्मॉल एम मास के बीड्स बोल रहा हूं बेटा, मोती टाइप है। आप इनको पॉइंट मास मान सकते हो। ठीक है, पॉइंट मास मान सकते हैं। मोती पिरो रखे, ये बेटा एक्सिस जो है ये मिड से पास हो रही, मैं पहले बोल दूं, ये भी L/2, ये भी L/2। और इस सारे अरेंजमेंट को हमने ओमेगा नॉट से घुमाकर छोड़ दिया है। ये ओमेगा नॉट कांस्टेंट नहीं है, ये ओमेगा नॉट इनिशियल है, कांस्टेंट नहीं, बस घुमा के छोड़ दिया है। जैसे घुमा के छोड़ दिया, मेरे बच्चों को हल्का फुल्का वो याद आ रहा होगा सर्कुलर मोशन वाले सवाल,
कि सर सेंट्रीफ्यूगल वाले केस में बिल्कुल लास्ट में एक सवाल कराया था आपने कि ये दोनों पार्टिकल लगातार घूमेंगे भी और बाहर भी जाएंगे, और घूमे भी अगर बाहर जाएंगे तो ऐसे स्पाइरल टाइप इनका मोशन होगा। हाँ सही बात है, सही बात है। लगातार बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे, बाई सिमेट्री दोनों पार्टिकल एजेस पर मतलब कोनों पर एक साथ ही पहुंचेंगे। अब इस बात की फील तो मेरे बच्चों को आगे होगी कि अगर ये एक्सिस है और अगर ये रॉड है तो mg, बीड्स का mg, और ऑफ कोर्स बेटा यहाँ से अपन ने इसको एक्सिस है तो उसने कोई ना कोई फोर्स लगा रखा होगा ऊपर की तरफ जो सारे के सारे फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी, वरना तो सारा अरेंजमेंट गिर जाएगा। तो जितने mg नीचे लग रहे हैं उतना ही फोर्स इस एक्सिस ने पूरी रॉड पर ऊपर लगा दिया होगा। लेकिन आपके जितने भी mg हैं वो और एक्सिस ने जो फोर्स लगाया वो सारे के सारे फोर्स वर्टिकल हैं, एक्सिस भी वर्टिकल है। तो इसका मतलब जो भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनका किसी प्रकार से कोई टॉर्क नहीं आता, और अगर टॉर्क नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब जैसे 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 m मास लगातार बाहर जाएंगे वैसे वैसे लगातार आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ेगा। बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो ओमेगा तो घटेगा, ओमेगा तो कम होगा। अब वो ओमेगा निकालना है जब ये बीड के पार्टिकल चलते 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 कोनों पर पहुंच जाए। एक्स्ट्रा एज का जो सवाल है उसमें हल्का सा चेंज होगा। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। एक डिस्क होगी बेटा ऐसे, उसके अंदर डायमीटर के अलोंग एक ग्रूव बना रखा होगा, हल्का सा गड्ढा खोद रखा होगा डिस्क के अंदर, और सेंटर के पास बिल्कुल दो छोटे छोटे बॉल्स छोड़ दी होगी और डिस्क को ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया होगा। वो बॉल्स लगातार धीरे 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 लगातार बाहर आएंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगातार घटेगा तो पूरी डिस्क का ओमेगा बाहर जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगातार बढ़ेगा तो ओमेगा लगातार घटेगा। तो वो सवाल मोर और लेस सेम है, कैलकुलेशन में भी डिफरेंट, शुड भी डिफरेंट, वरना बेटा मैं भी यही करा दूँ वहाँ भी वही पूछ रखा है कि नहीं, है ना, समझ गए हम इस बात को। चलिए बच्चों, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन बीट्स reach at the ends of rod, रॉड के किनारों पर पहुंचेगी उस टाइम पर बेटा जी कितनी रॉड की एंगुलर वेलोसिटी होगी। इस बार बेटा रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी तो वेरिएबल है, वो हमें निकालनी, अभी निकालते बेटा। मान लीजिए कि फाइनली कहानी ऐसी है, ये एक्सिस बेटा मैं कॉन्सेप्ट तो बोल चुका हूं, आई एम जस्ट अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज। चाहे आपके इसका mg, इसका mg, इसका mg, ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू एक्सिस। इवन एक्सिस ने भी कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ सारे के सारे mg को बैलेंस करने के लिए, उसका टॉर्क भी जीरो, वो भी यहीं से पास हो रहा है। जब ये m मास की बीड कोने पर पहुंचेगी, जब ये m मास की बीड कोने पर पहुंचेगी तब ये ओमेगा से घूम रहा होगा। ये m मास की बीड, ये m मास की बीड। बेटा लोग बाग तो ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, मैं थोड़ी सी पंचायत और करूंगा, है ना। लोग बाग तो ऐसे सटासट लिख देते हैं, मैं थोड़ा सा और पंचायत करूंगा, समझना। कुछ एक्स्ट्रा समझ में आएगा, आंसर लेट आएगा मेरा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा समझ में आएगा, ठीक है। मैं आंसर तो बेटा आ ही जाता है। जिस टाइम बेटा बीड कोने पर पहुंचेगी उस टाइम पर बीड के पास ऐसे रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो इस तरफ भी वेलोसिटी होगी। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो बीड के पास इस तरफ वेलोसिटी है, ऐसे अंदर की तरफ वेलोसिटी है। क्रॉस में कितनी वेलोसिटी है, ओमेगा इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, और बाहर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है। इसी तरह से इस पार्टिकल को देखो, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है बाहर की तरफ ओमेगा l/2, और ऐसे वेलोसिटी सॉरी बाहर की तरफ है v और ऐसे आपकी तरफ आता हुआ है ओमेगा इंटू l/2। तो इस पर है वेलोसिटी डॉट ओमेगा l/2
और इस तरफ बाई सिमेट्री बोल दो बेटा, ये भी v आएगा, अगर उसकी v तो इसकी भी है, तो एक जैसे बात। ये कहानी है। चलिए बेटा, मुझे ओमेगा निकालना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, बस घुमा के छोड़ दिया, मासेस दूर जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, तो ओमेगा तो घटेगा। एम से लगाओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। शुरुआत में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, और रॉड का एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका आई इंटू ओमेगा, लेकिन ये आई बेटा तो सेंटर से गुजर रहा है, यहाँ के अबाउट आई मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट प्लस, ये दोनों पार्टिकल बिल्कुल सेंटर के नजदीक है, तो ओमेगा नॉट से घुमा भी रहोगे तो वेलोसिटी होती है ओमेगा नॉट इंटू आर, आर तो जीरो इसका, तो आप बोलते ना सर इनका तो जीरो लिखूंगा, दैट इज इक्वल्स टू, बाद में क्या, बाद में इस रॉड का तो आएगा ml²/12 इंटू ओमेगा प्लस, इस m मास का कितना, इस m मास का आएगा m, इस वेलोसिटी की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, सोचो क्यों, ये वेलोसिटी है v, इस v को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, कहां से पास हो रही है, एक्सिस से, ऐसे कारण कुछ नहीं आएगा, इस वेलोसिटी की वजह से आएगा, इस वेलोसिटी की वजह से कितना आएगा, ये वाली वेलोसिटी और ये एक्सिस, क्या ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, यस, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच सेपरेशन कितना है मेरे बच्चों, l/2, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर मास इंटू वेलोसिटी ओमेगा l/2 इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन अगर देखना चाहो तो r क्रॉस v, इसकी पोजीशन है r, वेलोसिटी है वैसे, r v ऐसे, r ऐसे v ऐसे, r क्रॉस v ऊपर की तरफ, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी है ऊपर की तरफ, सब सेम डायरेक्शन में है, प्लस अब इसकी अगेन ये वाला जो वेलोसिटी है पीछे ले गया, कहां से पास हो रही है, एक्सिस से, इसके कारण कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसके कारण आएगी, ये वेलोसिटी है ऐसे, एक्सिस है यू, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, l/2, सर डायरेक्शन कहीं अपोजिट तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, यहां के अबाउट पोजीशन वेक्टर है ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, r की तरफ हाथ ले गए, वेलोसिटी है ऐसे, उंगलियां घुमा दी ऐसे, एंगुलर मोमेंटम है ऊपर, इसका एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर आया, इसका एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर आया, और रॉड तो पहले से ही यूं घूम रही थी, और रॉड पहले से यूं घूम रही थी तो उसका ओमेगा ऐसे था, ओमेगा ऐसे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर, सबका ऊपर आ रहा है, समझ गए इस बात को, सबका ऊपर आ रहा है, सबका सेम डायरेक्शन में, हालांकि लोग बाग बड़ा सोल्व करते करते इतना नहीं सोचते, सटासट लिख देते, लेकिन अपन तो पूरा देख रहे, आ गया आंसर, बड़ा आ गया आंसर, एंड दैट इज ml²/12 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस ml²/2, कैसे, ml²/4, ml²/4, तो ml²/2 इंटू ओमेगा नॉट, l² बड़ा आपका कैंसिल, और अगर आपको ओमेगा निकालना है, हाँ बेटा ओमेगा निकालना है, ओमेगा आ गया, कैपिटल M ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल M +6, कैलकुलेशन बड़ा चेक करना यार, वो मैंने उल्टा बोल दिया शायद, 12 अगर एलसीएम लूँगा, हाँ बेटा सही लिखा, सही लिखा बेटा, ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा, आई रियली होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे, तो इस तरह का सवाल बेटा बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, आगे चलिए बेटा, लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा नेट वेलोसिटी तो इस v का और इस ओमेगा l/2 का रिजल्टेंट होगी यार, इसकी नेट वेलोसिटी बेटा ओमेगा इंटू l/2 नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज
आगे चलिए। नेक्स्ट, एक छोटी सी बात और सुनेगा, आराम से सुनेगा, अच्छे से। एग्जाम्पल है, और सही कहूं तो कॉन्सेप्चुअली बढ़िया एग्जाम्पल है। IIT JEE एडवांस का पुराना सवाल है और मैं क्लास में ले रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। सवाल इस तरह से है कि आपके पास एक कैपिटल M मास की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ठीक है। और इस रॉड पर एक एंट है, चींटी है, जिसका मास M है। बड़ा M मास की कोई एंट है, चींटी है, और t इज इक्वल्स टू 0 पर बड़ा वो एक्सेस पे है। फिर वो क्या करती है कि रॉड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड v से चलना स्टार्ट होती है। अब ऑफ कोर्स रॉड के रेस्पेक्ट में तो यूं चल रही है ऐसे ऐसे, लेकिन रॉड घूम भी रहा है। रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा नॉट से, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। चींटी जो है उसकी बड़ा वेलोसिटी v है, और ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू रॉड। रॉड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, जाती है जाती है जाती है, चलते 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 जो एंड है वो कोने पर पहुंचती है। अब ऑब्वियस बात है, जो इंसान ग्राउंड पर है उसे यूं थोड़ा लगेगा कि चींटी यूं जा रही है, उसने लगेगा कि सर रॉड घूम भी रही है और चींटी आगे जा रही है, तो सर रॉड का मोशन जो वो स्पाइरल टाइप है, ऐसे ही जलेबी टाइप है, ऐसे लगाता। ठीक है, कोई बात नहीं। वो चींटी बेटा यहाँ कब पहुंचेगी, तो मेरे बच्चे बोले सर वो तो यहाँ पर L/V टाइम बाद पहुंचेगी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, L कितनी स्पीड से, V से। और यहाँ पर आने के बाद फिर वो आकर रुक जाती है, देन स्टॉप्स। यहाँ पर आती है और रुक जाती है, वरना तो गिर जाएगी, रुक गई बेटा। फाइंड टॉर्क एक्टिंग on rod. Find torque acting on rod to rotate it with constant angular velocity omega naught। और रॉड को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से चलाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे रॉड पर कोई ना कोई टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क कितना होगा, ये मेरा सवाल है। रॉड पर कितना टॉर्क लगाऊं कि रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट करने लग जाए। इस सवाल को देखते बच्चा सोचता है सर जीरो, सर जीरो। एंगुलर वेलोसिटी सर कांस्टेंट है, और सर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, और अगर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा है तो सर जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है इसमें, और वो कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी बच्चे ने सोच लिया। मैंने बातों में तो बता रखा है। देखो, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में सिंपली I इंटू ओमेगा, ठीक है, इन जनरल यही होता है। एंड वी नो दैट कि टॉर्क इज बेसिकली dL/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो। I कांस्टेंट, ओमेगा का डिफरेंशिएशन विल बी d ओमेगा/dt। बड़ा मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ तो मेरे बच्चे में सिर्फ ओमेगा बाहर निकाल लो, और I का डिफरेंशिएशन आएगा di/dt। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर अक्सर जो बॉडीज होती है ना, अक्सर वो उनका शेप साइज ज्योमेट्री फिक्स होता है, तो सर उस केस में आपका जो आई होता है वो तो चेंज ही नहीं होता, और आई चेंज नहीं होता तो ये जो di/dt वाली टर्म है जीरो आ जाती है, और di/dt वाली टर्म जीरो आती है तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचती है, और ये वाली टर्म बचती है I इंटू अल्फा। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है ना, आपका ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई है, लेकिन ये वाली टर्म कुछ ना कुछ आएगी। सर ये वाली टर्म कुछ ना कुछ क्यों आएगी,
भाई अगर ये रॉड को देखो तो बेटा रॉड के ऊपर चींटी चल रही है, रॉड ने चींटी पर और चींटी ने रॉड पर जो फोर्स लगाया होगा वो इंटरनल फोर्स, वो इंटरनल टॉर्क। अब तुम पूरा का पूरा टॉर्क की इक्वेशन लगाओ, ना तो रॉड पर ना चींटी पर, बल्कि रॉड प्लस चींटी पर। और जैसे 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 चींटी आगे जाएगी वैसे वैसे एक्सिस से लगातार दूर जाएगी, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो पक्की बात है कि टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम की तरफ लग रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम को आज तक बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओमेगा का बढ़ना ही जरूरी था। आज नहीं सीखे कि ओमेगा कांस्टेंट रहे और आई बढ़े तब भी एंगुलर मोमेंटम बढ़ सकता है। और इस केस में कौन बढ़ रहा है? तो आप बोलोगे सर इस केस के अंदर बढ़ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कारण क्या है कि लगातार चींटी दूर जा रही है। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। तो आप कह सकते हो कि किसी भी टी टाइम बाद अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूंगा तो दैट इज आई इंटू ओमेगा, और रॉड का तो वेरी इजी, और रॉड का तो आएगा ml²/3 प्लस टी टाइम बाद चींटी पहुंच जाएगी यहां पे, और टी टाइम बाद चींटी की डिस्टेंस होगी यहां से एक्सिस से vt। कितनी डिस्टेंस बेटा? vt। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m इंटू वीटी का स्क्वायर पूरा I इंटू ओमेगा। मेरे को बढ़िया लग रहा है ऐसा लिखना, कोई बच्चा जिद कर, लेकिन ना सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो सर चींटी को पार्टिकल मानूंगा और फिर लिखूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम पार्टिकल मानो चाहे इस रोड का ही हिस्सा मान लो, दोनों ही केस से आंसर सेम आएगा, लेकिन मेरे बच्चे ने जिद कर ली तो मेरे को फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर बेटा तूने रॉड को अलग माना और चींटी को अलग माना तब भी तेरा ये एक्सप्रेशन आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। और रॉड का तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा प्लस चींटी का। सुनना बेटा चींटी का कैसे आएगा? चींटी इस एक्सिस के अबाउट चींटी के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ v, प्लस साथ ही साथ रॉड के साथ जो घूम रही है तो उसके पास वेलोसिटी है ऐसे अंदर की तरफ, और वो वेलोसिटी है इस टाइम पर जो भी है ओमेगा इंटू रेडियस मेरे बच्चे है v इंटू टी। इस वेलोसिटी के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, लेकिन इस वाली वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम है, और वो है मास इंटू ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस और इस लाइन ऑफ मोशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बेटा वो वाली डिस्टेंस भी कितनी है? vt। एंड एज यू कैन सी दैट mvt का स्क्वायर ओमेगा द एक्सप्रेशन इज सेम। सो हमारे पास बढ़िया आंसर आ गया। मैंने दोनों ही तरीकों से लिखना सिखा दिया है। मुझे लगता है कि आपको पहले वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया होगा, लेकिन दूसरा वाला तरीका तो मैंने सोचा कि यार किसी बच्चे को डाउट आए उससे पहले मैं बता देता ना, मैंने बता दिया बेटा कि ऐसे भी लिख सकते हो, हर तरह से लिखो आंसर सेम ही आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली I इंटू ओमेगा। I इज कैपिटल ml²/3 प्लस mv²t² into omega, and as you can see that कि as time is passing angular momentum is increasing, it obviously means that कि जिस तरह से मोमेंटम बढ़ाने के लिए मोमेंटम की तरफ फोर्स लगता था उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम बढ़ाने के लिए एंगुलर मोमेंटम की तरफ टॉर्क लगेगा। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए होगा, और उस एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू आएगी dl/dt। अरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट लिख लो। डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन ml²/3 कांस्टेंट, s का डिफरेंशियल 0, m कांस्टेंट, v² कांस्टेंट, t² का डिफरेंशियल आएगा 2t इंटू ओमेगा नॉट, और हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है 2m। लिखाओ बेटा ढंग से लिखाओ, 2m v² ओमेगा नॉट इंटू t। ये आपका एक्सटर्नल टॉर्क है। कब से कब तक? तो मेरे बच्चे बन t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक पार्टिकल आखिरी वाले पॉइंट पर पहुंच ना जाए L/v तक। ये हमारा टॉर्क है। सर उसके बाद क्या?
बेटा उसके बाद तो जैसे ही आपका ये चींटी जो है ये कोने पर जाकर पहुंच गई फिर तो वो रुक गई, और अगर एक बार वो रुक गई तो एक्सिस से डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, एक्सिस से अब डिस्टेंस भी फिक्स है और ओमेगा भी फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो किसी टॉर्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही टाइम की वैल्यू, यहाँ लिख दूँ, जैसे ही टाइम की वैल्यू L/v से ज़्यादा हुई आपके जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और तो और किसी बालक ने अगर मुझसे पूछा कि सर बताओ आपका टॉर्क वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो टॉर्क वर्सेस टाइम, टॉर्क पर पावर 1 टाइम पर पावर 1, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin and it will be like this। और टाइम की वैल्यू बेटा जैसे ही L/v होगी, बेटा टाइम को एक बार L/v रखना, तो मेरे पास आ गया 2mv ओमेगा नॉट L, L/v 1 v का। तो टॉर्क लगातार ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे ही टाइम L/v हो गया उसके बाद तो बेटा आप लोग जानते हो कि टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राफ विल बी बेसिकली दिस प्लस दिस। और तो और मेरे बच्चे तो शायद स्लोप भी बता देंगे कि सर अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x। तो स्लोप आप कह सकते हो दैट इज 2mv स्क्वायर ओमेगा नॉट। ये हमारा स्लोप है tan थीटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा आंसर बेटा, ये हमारा आंसर। तो सवाल थोड़ा सा ठीक है बेटा, मैंने टफ ही लिया, लेकिन आई रियली होप कि आप सारी की सारी बातें इसके अंदर समझ गए होंगे यार, है कि नहीं? चलेगा, आगे चलते हैं बच्चा। चलिए बेटा आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बोल रहा हूं। अगर आपका टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल है तो वो ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपका टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है तो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को घटाएगा, ठीक है। हमारे केसेस में मोस्टली बेटा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा, इनके अलावा कोई और एंगल मतलब अपने लेवल तक के जो आरबीडी है उसमें नहीं आती। मगर फिर भी एक बात बोलता हूँ, ऐसे बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे हुआ, एक्सियल वेक्टर है और मान लो एक्सियल वेक्टर ऐसे है और टॉर्क ऐसे, बड़ा एक थ्योरेटिकल बात ही है, मैं इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे रहा, और टॉर्क ऐसे हुआ और अगर ये एंगल आपका थीटा हुआ तो टॉर्क का जो कॉस थीटा होगा वो एंगुलर मोमेंटम की तरफ है, वो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और एक आएगा टॉर्क का साइन थीटा, वो उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो आप ऐसे केस में कह सकते हैं कि इस टॉर्क का जो कॉस थीटा होगा इट इज responsible for increment in magnitude of angular momentum। बल्कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल टॉर्क। जैसे अपन टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं ना, वैसे टेंजेंशियल टॉर्क, एंड दिस टेंजेंशियल टॉर्क इज d by dt of what is rate of change of magnitude of linear momentum, sorry magnitude of angular momentum। कभी जरूरत नहीं पड़ेगा डालें किसी हाई फाई सवाल में ऐसी बातें कभी पूछ रहे तो थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए।
ठीक है। ये टॉर्क का कोस्टा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के लिए। एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने के लिए तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसके लिए तो पूरा टॉर्क जिम्मेदार होगा, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए जिम्मेदार कौन है? टॉर्क का कॉस थीटा, टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एंगुलर मोमेंटम की तरफ है। इसी तरह से टॉर्क का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, टॉर्क का साइन थीटा। मैं इसे बोल रहा हूं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। दिस इज योर नॉर्मल टॉर्क, यह बेटा टॉर्क परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एक छोटी सी बात और, अगर मान लो कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे हुआ और टॉर्क ऐसे हुआ और इनके बीच में ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज हुआ, अब इस टॉर्क का एक कंपोनेंट पीछे आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम को घटाएगा नहीं, बल्कि एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चले बच्चों, मिटा दें इसे। चलिए बेटा, ये मैंने जानबूझ के छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, ये बेटा कभी काम आ जाए तो आप इनको निपटा सकते हो, ठीक है। कभी कहीं लिखा हुआ आ जाए तो यू मस्ट नो देम। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एंगुलर इम्पल्स। अगेन दिस इज काइंड ऑफ टर्म विच वी मस्ट नो, है ना। इसके यूजेस वगैरह तो अलग बात है, लेकिन कम से कम टर्म का नाम पता होना चाहिए। जैसे इम्पल्स को अपन ने कैसे डिफाइन किया था, तो आप बोलोगे सर आपने डिफाइन किया था फोर्स इनटू टाइम। ये एंगुलर इम्पल्स आपने मनी मन सोच लिया होगा सर इट इज टॉर्क इनटू टाइम। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क इनटू टाइम इफ टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर टॉर्क कांस्टेंट हो तो टॉर्क इनटू टाइम, ऐसे कह सकते हो। अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट ना हो तो बड़ा आप जानते हो, अगर टॉर्क कांस्टेंट ना हो तो टॉर्क इनटू छोटा सा टाइम dt जिसमें वो लग रहा हो, फिर से छोटे छोटे टाइम में निकालते जाओ और जोड़ लो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। ये है आपका एंगुलर इम्पल्स। इम्पल्स को हम जे वेक्टर से लिखते थे, इसे बड़ा मैं सिर्फ टॉर्क इनटू dt लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। एंगुलर इम्पल्स के बारे में कुछ बातें बोलना चाहो बड़ा बिल्कुल बोल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क इज ऑफ कोर्स न्यूटन इनटू मीटर इनटू सेकेंड। न्यूटन को हम लिखा करते थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फिर से मीटर इनटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो वही डायमेंशन, वही यूनिट आ गई जो एंगुलर मोमेंटम की आ गई थी। कहीं कोई रिलेशन तो नहीं इनके बीच में, देख लेंगे कोई होगा तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इट? डायमेंशन विल बी ऑफ कोर्स टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क का था mL/t-2, ये तो टॉर्क का था इनटू टाइम, तो ऑफ कोर्स t-1। सर ये तो वही डायमेंशन आ गई जो एंगुलर मोमेंटम की थी, कहीं कोई रिलेशन तो नहीं, देख लेंगे। सर ये वेक्टर है या स्केलर है? अरे भाई ऑफ कोर्स वेक्टर है। टॉर्क इनटू टाइम है, टाइम स्केलर है, ये तो वेक्टर है। बल्कि इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी एंगुलर इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। तो आप बोलोगे कि सर इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग
टॉर्क। जिस तरफ आपका टॉर्क उसी तरफ आपका एंगुलर इम्पल्स। अच्छी बात है। वैसे टॉर्क याद करो एक्सियल वेक्टर था, तो इसका मतलब ये भी एक्सियल वेक्टर है। याद तो ना एक्सियल वेक्टर क्या है, जिस प्लेन में फोर्सेस वगैरह लगते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आते हैं। तो आप कह सकते हो कि इट इज ऑफ कोर्स एन एक्सियल वेक्टर। ये आपका एक एक्सियल वेक्टर है। बढ़िया, इतनी बातें बहुत है एक बार के लिए, तो इतनी बातें बड़ा बहुत है। एक छोटी सी बात और, चलो बाद में आती हूँ। एक मैं अलग से हेडिंग और लिख रहा हूं, दैट इज एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। याद करो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम थी। ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम थी, वैसे ही हमारे इस चैप्टर में एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम है, और काफी हद तक वैसी सी है, कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इट सेज दैट कि हमारा जो एंगुलर इंपल्स है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू dt। बाय डेफिनेशन टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो दैट इज dl बाई dt, dt से dt कैंसिल, dl का इंटीग्रेशन आएगा l, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से फाइनल। तो हमारे पास आ गया कि एंगुलर इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। वहां पर क्या था कि इम्पल्स वाज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पर क्या आ गया, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम states that angular impulse is equal to change in angular momentum। काफी हद तक बातें रिपीटेटिव सी हैं, बट स्टिल आई होप आप बेटा ठीक है समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है ना, आगे चलें। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। इस एंगुलर इंपल्स को लेके एक छोटी सी बात बेटा और है, वो भी सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा कि किसी एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स लगा ऐसे, और जो फोर्स लगा वो एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर है, लेट से आर परपेंडिकुलर, बड़ा कहते डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, और ये फोर्स लगा बड़ा किसी टाइम टी के लिए। मैं तुमसे पूछूं बेटा इस इंपल्स, इस फोर्स का इंपल्स क्या होगा, एंगुलर इंपल्स नहीं, इंपल्स क्या होगा? तो मेरे बच्चे बोले सर इंपल्स होगा J इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt। यही होता है बेटा इंपल्स। तो मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स क्या होगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एंगुलर इंपल्स होगा इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इनटू dt। टॉर्क को मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? मेरे बच्चे बोले सर टॉर्क को लिखूंगा F इंटू आर परपेंडिकुलर, दैट इज F इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू dt। आर परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो मेरे पास आर परपेंडिकुलर तो आ गया बाहर की तरफ, आर परपेंडिकुलर आ गया बाहर की तरफ, और सिर्फ मेरे बच्चे के पास बच गया F इंटू डी टी। इस F इंटू डी टी को हम पहचानते हैं, कौन है ये F इंटू डी टी? बेटा मेरे ख्याल से F इंटू डी टी तो है हमारा इम्पल्स, तो दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू इम्पल्स। तो एक फॉर्मूला और आ गया। आई रियली होप कि आप बेटा ये नोमेनक्लेचर में कंफ्यूज नहीं होंगे। जे तो है इम्पल्स इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? जहां से भी आप ये टॉर्क वर्क लिख रहे हो या फिर एंगुलर इंपल्स लिख रहे हो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया आपके पास एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स निकालना हो तो टॉर्क इनटू dt भी कर सकते हो, या फिर
जो आपका इम्पल्स आया है उसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इससे एंगुलर इम्पल्स भी लिख सकते हो। अच्छा फॉर्मूला है बेटा, बढ़िया फॉर्मूला है। हालांकि इस फॉर्मूले पर मैं आपको एक सवाल भी करके दिखाऊंगा बढ़िया सा, बट एक बार के लिए है ना, इसको याद रखो कि ये एंगुलर इम्पल्स क्या है, कैसा है ना, ठीक है। इस बात पे एक छोटा सा सवाल करो बेटा, एक छोटा सा सवाल कीजिए बेटा। आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस है और ये हमारे पास एक बॉल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है। एम मास की सॉलिड स्फीयर बेटा, एसएस मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये मान लो कि एक तरह से बिलियर्ड्स बॉल है, ठीक है। और बेटा मैंने क्या किया कि इस बिलियर्ड बोर्ड्स पर बेटा बिलियर्ड्स बॉल पर एक क्यू से, एक स्टिक से यू मारा, ऐसे इम्पल्स मारा, और हमने इम्पल्स मारा इसके सेंटर से कुछ हाइट ऊपर। जो इम्पल्स मारा बेटा वो जे है, ये इम्पल्स है बेटा, एंगुलर इम्पल्स नहीं है, इम्पल्स है। और ये बेटा मान लीजिए सेंटर से एच हाइट ऊपर मार दिया। अब आप इस बात को समझते हो कि बॉल पर अगर हम सेंटर से अगर हल्का सा ऊपर अगर इस तरह से मारेंगे तो बॉल आगे भी जाएगी और घूमेगी भी, बॉल आगे भी जाएगी और घूमेगी भी। तो जैसे आपने बेटा किसी क्यू से, किसी स्टिक से इस बॉल को मारा, वैसे ही इस बॉल के पास सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। साथ ही साथ बॉल के पास कोई ना कोई ओमेगा आ गया। हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकालनी है और ओमेगा भी निकालना है। अभी निकालते हैं, मैं निकालता हूं, बढ़िया सवाल है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, पूरे सिस्टम पर mg नॉर्मल तो कैंसिल, जो q है, जो स्टिक है, उसने सामने की तरफ इंपल्स लगाया j, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इस बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली बॉल रेस्ट पे थी। सर फाइनल मोमेंटम कैसे लिखूं? सर बॉल के तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है बेटा। जब भी बॉल के पार्टिकल के हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, आप किसकी वेलोसिटी लिखते हो? तो मेरे बच्चे चीख चीख के बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे बेटा हमारा काम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ गया J/m। दिस इज माई आंसर नंबर 1। सर मुझे ओमेगा भी चाहिए, लगा दो एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। सर एंगुलर इंपल्स कहां से लिखूं? जहां से टॉर्क लिखते थे। सर ये वाली बॉडी तो हिंज्ड ही नहीं है, तो टॉर्क भी कहां से लिखूंगा? बेटा आपको याद करा रखा है मैंने, जब भी कोई बॉडी हिंज्ड ना हो तो टॉर्क की इक्वेशन हमेशा कहां से लिखते हो? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से टॉर्क लिखते थे, तो एंगुलर इंपल्स भी सेंटर ऑफ मास से। सर सेंटर ऑफ मास से एंगुलर इंपल्स कैसे लिखूंगा? एंगुलर इंपल्स ऐसे लिखेगा, इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय यहां से की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इंपल्स है J और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल। इनिशियल तो कितना है बेटा? 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है बेटा? वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा। बेटा आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? 5 टाइम्स JH अपॉन 2 टाइम्स mr²। ये आपके पास बेटा ओमेगा आ गया। आई रियली होप ये समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं बच्चों।
हाँ बेटा, नेक्स्ट इज होमवर्क। शीट में आरबीडी की बेटा शीट होगी, उस शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन जी कर लें बेटा, सेक्शन जी कर लें। जी बेटा पूरा कर सकते हो आप, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें ना बेटा, दोनों ही पार्ट्स में सेक्शन जी निपटा दें। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 से सवाल दे चुका था, पार्ट 2 से नहीं दिए थे, आज कर लो। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में बेटा पेज नंबर मेरे ख्याल से 34 होगा, चेक कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर लिखिए बेटा, 1 नहीं करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, ये इतने कर लो, ये बेटा इतने सवाल कर लो, ठीक है बेटा। छांट के दे दिए, इतने कर लो बेटा, बाकी मैंने आपको HC से सवाल करने के लिए दे रखे, वो करते रहिए, टाइम मिले तो, अदरवाइज बेटा ये तो मस्ट सही है।